प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी सीजीएल का 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 16 सितंबर की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो एसएससी सीजीएल के जो भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट अभी तक कराए हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो भूपेन हजारिका जो हैं, इनका संबंध असम राज्य से है। कहाँ से है? असम से। अगर आप भूपेन हजारिका की बात करें तो 2012 में इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2019 में इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया कि भूपेन हजारिका ने दिसंबर 1998 से दिसंबर 2030 तक संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष का पदवी संभाला है, तो अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भूपेन हजारिका ने दिसंबर 1998 से दिसंबर 2003 तक किस के अध्यक्ष पद का पदभार संभाला है, किस अकादमी का? संगीत नाटक अकादमी का। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला शादिया पुल भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूपेन हजारिका सेतु, इसे क्या कहा जाता है? इसे ढोला शादिया पुल भी कहा जाता है। और ये किस प्रदेश को जोड़ता है, ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत के भूपेन हजारिका बहुमुखी संगीतकारों में से हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार इन्होंने जीता था और ब्रह्मपुत्र के कवि के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूपेन हजारिका ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, फिल्म रुदाली के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता था और इन्हें ब्रह्मपुत्र के कवि के रूप में भी जाना जाता है। यानी एक तीर से दो निशान आप लगाए हैं। दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र के कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है, भूपेन हजारिका को जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हजारिका का संबंध किस क्षेत्र से है, यह भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हजारिका का संबंध संगीत क्षेत्र से है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। यह भी प्रश्न मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर ने पश्चिम से पहली बार भारत में पंजाब में प्रवेश किया था। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाबर ने भारत में कहाँ से प्रवेश किया था, तो बाबर ने भारत में पश्चिम से पहली बार पंजाब में प्रवेश किया था। अच्छा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर का असली नाम क्या था? तो बाबर का असली नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? खानवा का जब युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध भी ये बाबर के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को इसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 में ईस्वी में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? बाबर और अफगान के बीच में, इसमें बाबर की जीत हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था बाबर और राजपूतों के मध्य में। और चंदेरी के युद्ध में
बाबर की जीत हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि वुड्स डिस्पैच किस से संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। अगर हम वुड्स डिस्पैच की बात करें तो वुड्स डिस्पैच आयोग कमीशन भारत में अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से लाया गया था। तो ये वुड्स डिस्पैच जो है ये भारत में किसके लिए लाया गया था? भारत में अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा के प्रसार के लिए। वर्ष 1854 में इस आयोग को सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित किया गया था। जो वुड डिस्पैच जो है ये किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित किया गया। कब गठित किया गया था? वर्ष 1954 में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इस प्रणाली के तहत संबंधित निजी स्कूलों को सहायता में अनुदान दिया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ना मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2014 में हुई थी। अगर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग की तो भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हो या शुरुआत हो दोनों एक ही चीज़ है, कन्फ्यूज आपको नहीं होना। तो भारत में प्री कबड्डी लीग की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। प्रो कबड्डी लीग 2018 का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो प्रो कबड्डी लीग 2018 का खिताब बेंगलुरु बुल्स के द्वारा जीता गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन ये किस टीम ने जीता था? तो प्रो कबड्डी लीग का जो 8वां सीजन जो है ना दबंग दिल्ली केसी की टीम के द्वारा जीता गया था, ठीक है। अच्छा, प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन थे? तो प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता थे जयपुर पिंक पैथर्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रो कबड्डी लीग के सबसे ज़्यादा सीजन किस टीम ने जीते थे? तो प्रो कबड्डी लीग के सबसे ज़्यादा जो सीजन जो है ना पटना पायरेट्स टीम के द्वारा जीते गए हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो पर्युषण पर्व जो है ना गाइस ये जैन धर्म से संबंधित। तो पर्युषण पर्व की अगर हम बात करें तो पर्युषण पर्व का उत्सव जैनियों के दिगंबर संप्रदाय के द्वारा 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पर्युषण पर्व जो उत्सव है ये जैनियों के दिगंबर संप्रदाय के द्वारा 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 में किसे बनाया गया है? तो देखिए मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ तो मुक्केबाजी संघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये हैं अजय सिंह। अजय सिंह जो हैं ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ VFI के नए अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का जो मुख्यालय जो है ना ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसे अखिल भारतीय मुक्केबाजी महासंघ AIVA के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित हैं? तो प्रभा अन्य जो है ना मेरे प्यारे साथियों ये किराना घराने से संबंधित है। किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से। तो प्रभा अन्य की अगर हम बात करें तो प्रभा अन्य ये पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रभा अन्य किस संगीत से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, किस संगीत से संबंधित, तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। और इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो 2022 में प्रदान किया गया था। और प्रभा अन्य के नाम 11 पुस्तकों का विवेचन करने का विश्व रिकॉर्ड है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रभा अन्य को वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रभा अन्य को पद्मश्री 1990, पद्म भूषण 2022 और पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये PDF बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि MP लाट्स योजना ये कब शुरू हुई थी? तो MP लाट्स जो योजना है ना वर्ष 1993 में शुरू हुई थी। संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लाट्स वर्ष 1993 में ये योजना जो है शुरू की गई थी। एक क्वेश्चन था कथक से संबंधित था कि कथक से कौन संबंधित हो? ऑप्शंस में रोहित भाटे जो है ना, रोहित भाटे ये कथक से संबंधित थे। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिनका नाम शहरों के नाम पर रखा गया है। जहाँ कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई उन 3 शहरों के नाम क्या हैं? ये SSC CGL
2023 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इन 3 शहरों के नाम कौन कौन से हैं? जयपुर है, बनारस और लखनऊ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शतरंज में सफ़ेद खानों की संख्या कितनी होती है? तो शतरंज में सफ़ेद खानों की संख्या कुल होती है मेरे प्यारे साथियों 16। अच्छा, शतरंज की बिसात पर सफ़ेद वर्ग कितने होते हैं? तो शतरंज की बिसात पर कुल 32 सफ़ेद वर्ग होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों शतरंज बोर्ड में कुल 64 वर्ग होते हैं, ठीक है। आयतों की संख्या जो आपको एक शतरंज बोर्ड पर देखने को मिल सकती है, ये कितनी संख्याएं होती हैं? 1296 होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अदिति अशोक, ये खेल से संबंधित है, ये आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन 2017 में। तो अदिति अशोक का संबंध जो है ना गोल्फ खेल से, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था Mg जब H2SO4 से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो मेरे प्यारे साथियों जब Mg जब H2SO4 से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है ये निकलती है। मैग्नीशियम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। कॉपर धातु H2 गैस को H2SO4 के रूप में विस्थापित नहीं करेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? चुनाव में भाग लेना ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है ना अनुच्छेद 51A में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में क्या हैं? गैर न्यायिक हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है ना ये रूसी संविधान से लिया गया। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में मेरे प्यारे साथियों कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये सारे फैक्ट ही आपको ध्यान में रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को विली विलीज के नाम से जानते हैं। विली विलीज के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी अगर देखिए क्वेश्चन जो थोड़ा सा घुमाकर भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम क्या है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम है मेरे प्यारे साथियों वाइली विलीज, ठीक है। चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चक्रवातों को तूफान कहा जाता है। चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तूफान कहा जाता है। अच्छा, थाईलैंड देश में चक्रवात को क्या नाम दिया गया? तो थाईलैंड देश में चक्रवात को अफन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया? अफन नाम दिया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या नाम दिया गया है? टाइफून नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? टाइफून। अटलांटिक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हेरिकेन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2019 में पूछा गया था कि अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो अटलांटिक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में एक साल में कितने रुपए मिलते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में एक साल में कुल 6,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 6,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं एवं इस योजना में 4,000 रुपये 2 समान किस्तों में दिए जाते हैं, जिसमें किसानों को कुल 10,000 रुपये प्राप्त होते हैं। यह योजना 26 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई थी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान को वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये उत्तर प्रदेश में किस राज्य से प्रारंभ की गई थी, तो मेरे प्यारे साथियों ये गोरखपुर राज्य से प्रारंभ की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2019 में। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के लिए कुल कितने करोड़ राशि आवंटित की गई है? 68,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित की गई है। तो ये सारे ही फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, चुनाव आयोग के पहले कार्यकारी कौन थे? तो चुनाव आयोग के पहले कार्यकारी थे मेरे प्यारे साथियों सुकुमार सेन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आयोग का उद्देश्य निम्न पदों के चुनाव का संचालन करना है: भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभाएं, विधान परिषदें। अच्छा, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है ना, ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। श्री राजीव कुमार ने भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गी बस्तियों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है दिल्ली में। धारावी, मुंबई, महाराष्ट्र भारत में एक स्थान है जिसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में एक माना जाता है। धारावी का क्षेत्रफल 2.1 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और इसकी जो जनसंख्या है ना करीब 10 लाख है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2,77,136 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक जनसंख्या घनत्व के साथ धारावी विश्व की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने। हो सकता है क्योंकि मेरा आंसर गलत हो जाए, मुंबई भी हो सकता है। तो ये थे आपके एसएससी सीजीएल में आज की पहली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुँच जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।